हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग शुरू किए हुए हैं लूसेंट पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान, और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं आज हिस्ट्री। क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो कर लिया है और उसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किया था, और आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 में जा रहे हैं। भारतीय इतिहास के चैप्टर नंबर 2 में जो है ऐतिहासिक स्रोत। क्या है? ऐतिहासिक स्रोत। आज हम लोग जो है ऐतिहासिक स्रोत को पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों, आज का ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से आपसे पूछा गया है कि बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। तो बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऐतिहासिक स्रोत। क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 कथन आपको दिया गया है और एक कथन आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, और बाकी इसमें 3 कथन जो है गलत है। तो हम आपको आंसर बता देते इसका क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत जो है अधिक प्रमाणित होते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सांस्कृतिक के बारे में सूचना दी गई है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ये किस वेद में दी गई है? ये दी गई है ऋग्वेद में। किस में दी गई है? ऋग्वेद में। ठीक है, आइए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। तो पुराण को जो है श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका अंग हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पुराण। पुराण को जो है श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है। फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा महाभारत। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? महाभारत। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ आपसे पूछ रहा है कि त्रिपिटक जो है वो किसका धर्म ग्रंथ है। तो हो जाएगा बौद्धों का धर्म ग्रंथ। किसका? बौद्धों का धर्म ग्रंथ। आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि जातक किसका ग्रंथ है। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा बौद्ध का ग्रंथ। किसका हो जाएगा? बौद्ध का ग्रंथ हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है मलिंद पन्हो मलिंद के प्रश्न राजा मलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में। क्वेश्चन नंबर फिर से रिपीट कीजिए। मलिंद पन्हो मलिंद के प्रश्न राजा मलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य में संवाद के रूप में। क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा नागसेन। क्या हो जाएगा? नागसेन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर फिर से, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। किसकी किसकी तुलना की जा सकती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसको हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। तो कौटिल्य का क्या हो जाएगा? कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र हैं उसको मैकियावेली के प्रिंस से उसकी तुलना की जा सकती है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो किस पर प्रकाश डाला गया है? तो यह है राजनीतिक नीतियाँ। तो राजनीतिक नीतियाँ पे प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य जो है विष्णुगुप्त जिसको कहा जाता है, जिसको कि चाणक्य भी कहा जाता है, उसके द्वारा जो रचित पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें क्या वर्णित है? उसमें वर्णित है राजनीतिक
नीतियाँ। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है कि कलहन की पुस्तक का नाम क्या है। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है, या फिर कलहन के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है। क्या हो जाएगा, राजतरंगिणी। क्या हो जाएगा, राजतरंगिणी। कलहन के द्वारा रचित पुस्तक का नाम राजतरंगिणी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है, तो अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है, तो हो जाएगा पाणिनि। पाणिनि के द्वारा जो है अष्टाध्यायी पुस्तक जो है वो लिखी गई है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा जा रहा है महाभाष्य के रचनाकार का नाम है। महाभाष्य के रचनाकार का नाम है, तो आपको बताना है कि महाभाष्य के जो रचनाकार है उसका नाम क्या है। तो उनका नाम क्या है, तो हो जाएगा पतंजलि। क्या हो जाएगा, पतंजलि। पतंजलि, महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछ रहा है कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक था। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक था, तो कौन इसका नायक था, ये हो जाएगा अग्निमित्र। क्या हो जाएगा, अग्निमित्र। क्या हो जाएगा, अग्निमित्र इसका नायक था। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा जा रहा है हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी। हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी, तो हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी, ये लिखी गई थी बाण भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा, बाण भट्ट के द्वारा हर्षचरित्र लिखी गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा जा रहा है कि विक्रम चरित्र के रचनाकार का नाम है। विक्रम चरित्र के रचनाकार का नाम है, तो विक्रम चरित्र के रचनाकार का नाम है वो हो जाएगा बिल्हन। क्या हो जाएगा, बिल्हन। यानी कि बिल्हन जो है विक्रम चरित्र के रचनाकार हैं। क्या है, विक्रम चरित्र के रचनाकार कौन है, बिल्हन हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है कि चंद्र बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम। चंद्र बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है। चंद्र बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। चंद्र बरदाई द्वारा लिखा जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। तो निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था, तो हेरोडोटस जो है वो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। तो हेरोडोटस क्या था, सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया, तो भारत का दौरा जो किया था इन चारों में से सबसे पहले कौन किया था, तो मेगास्थनीज ने किया था। तो मेगास्थनीज कौन था, तो मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का सेनापति था। वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध का दौरा किया था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था, तो वो था इंडिका। क्या था, इंडिका। इंडिका नाम का जो पुस्तक था वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है जियोग्राफिया की रचना किसने की। जियोग्राफिया की रचना किसने की, तो जियोग्राफिया की रचना किसने की थी, वो की थी स्ट्राम्बो ने। क्या की थी, स्ट्राम्बो ने की थी। किसने की थी, स्ट्राम्बो ने जियोग्राफिया की रचना की थी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है प्लिनी की पुस्तक का नाम है। प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है, प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है, इसके पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा, नेचुरलिस हिस्टोरिया। क्या है, नेचुरलिस हिस्टोरिया इसके पुस्तक का नाम था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23,
क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा गया है कि पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की। पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की थी? ये किसने की थी? तो यूनानी लेखक ने की थी। किसने की थी? यूनानी लेखक ने की थी, लेकिन उसका नाम अभी तक ज्ञात नहीं है, इसलिए उसको कहा जाता है अज्ञातनामा यूनानी लेखक। ये पता है कि वो यूनान का रहने वाला है, लेकिन ये पता नहीं है कि उसका नाम क्या है, तो उसको कहा जाता है अज्ञातनामा यूनानी लेखक। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया है फाहियान कहाँ का निवासी था। फाहियान जो है वो कहाँ का रहने वाला था? तो फाहियान कहाँ का रहने वाला था? चीन का रहने वाला था। कहाँ का था? चीन का निवासी था। ठीक है, फाहियान जो था वो चीन का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा जा रहा है हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। क्वेश्चन एक बार फिर से, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? तो वो आया था हैनसांग आया था। कौन आया था? हैनसांग आया था। कौन आया था? हैनसांग आया था। ठीक है, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था भारत का? भारत का दौरा किसने किया था? तो हैनसांग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा जा रहा है 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया। 9वीं सदी में भारत आए यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? तो पाल साम्राज्य को उन्होंने रुहमा कहकर संबोधित किया था। आंसर क्या हो जाएगा? पाल साम्राज्य। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा गया है अल बरूनी किसके शासनकाल का इतिहासकार था। तो अल बरूनी जो था वो किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो आपसे पूछा जा रहा है कि अल बरूनी जो है किसके शासनकाल में वो इतिहासकार था? तो आंसर क्या हो जाएगा? महमूद गजनबी। महमूद गजनबी के शासनकाल में वो इतिहासकार हुआ करता था। तो महमूद गजनबी के ही दरबार में अल बरूनी रहता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा है आपसे यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो कहाँ से आया था इब्न बतूता? ये मोरक्को देश से आया था। मोरक्को देश कहाँ है? तो अफ्रीका महादेश में। कहाँ है? अफ्रीका महादेश में एक मोरक्को देश का नाम है, और इब्न बतूता वही मोरक्को देश से आया था भारत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछ रहा है दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तब इस बार पूछ लिया आपसे कि इब्न बतूता जो दक्षिण अफ्रीका का यात्री था, बताइए किसके शासनकाल में वो भारत आया था। तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। कब आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत के यात्रा पे आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा जा रहा है कि फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक, जिसका कि टाइमिंग दिया हुआ है 1443 से लेकर के 1444 ईस्वी ने किस विजयनगर सम्राट के शासन काल में विजयनगर की यात्रा की। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक जो कि 1443 से 1444 ईस्वी ने किस विजयनगर सम्राट के शासन काल में विजयनगर की यात्रा की। तो किसके शासन काल में किया था? तो देवराय द्वितीय के शासन काल में ही अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य में यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा जा रहा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1861 ईस्वी में। कब हुई थी? 1861 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व का जनक द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी
किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व का जनक या फिर द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा है, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो कौन थे? ये थे दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछ रहा है आपसे, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? अब आपसे पूछ दिया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज बताओ कौन से ईस्वी में की गई। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई थी वो कब हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी। तो कब हुई थी? ये हुई थी 1921 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। तो आपको पता है कि दो नाम था सिंधु घाटी का जो सभ्यता था उसको खोजने में दो लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पहला कौन था? पहला था दयाराम साहनी और दूसरा था राखालदास बनर्जी। कौन था? दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा जा रहा है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा सभ्यता एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक तत्व के खुदाई के प्रभारी कौन थे? वे थे सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछ रहा है आपसे, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो ये क्या है? ये सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। सिक्कों और धातुओं के जो अध्ययन है उसी को कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछ रहा है, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए उसे 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है। क्या हो जाएगा? उल्लेख मिलता है। इंद्र का मिलता है, वरुण का मिलता है, मित्र का मिलता है और नासत्य का मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछा है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वो कौन थे? तो वो था जेम्स प्रिंसेप। कौन था? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया था आपसे कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो किस भाषा और किस लिपि में है? तो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में। प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में अशोक के अधिकतर अभिलेख पाए गए हैं। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है आपसे कि कहाँ से अशोक के द्विभाषीय ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए? कहाँ से अशोक के द्विभाषी ग्रीक एवं आरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए? कहाँ से प्राप्त हुए थे? ये हुए थे सार-ए-कुना कांधार से। कब? कहाँ से हुए थे? सार-ए-कुना कांधार से। सार-ए-कुना कांधार से प्राप्त हुए थे। ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे पूछा जा रहा है कि अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? अशोक के मनसेहरा जो अभी पाकिस्तान में है एवं शहबाजगढ़ी जो पाकिस्तान में है से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? किसका प्रयोग किया गया है? तो खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया। किसका लिपि? कौन सा लिपि? खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। यहाँ तक क्लियर? बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे पूछा जा रहा है, प्राचीन भारत में कौन सी
एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो खरोष्ठी लिपि जो है, खरोष्ठी लिपि प्राचीन भारत में दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे पूछा जा रहा है, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है, तो किससे संदर्भित है? तो ये हो जाएगा केवल वासुदेव से। क्या हो जाएगा? केवल वासुदेव से। तो हेलियोडोरस का जो बेसनगर अभिलेख है किससे संदर्भित है? तो हो जाएगा वासुदेव से। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो कौन सा अभिलेख खारवेल से संबंधित है? हो जाएगा हाथी गुफा का अभिलेख जो है वो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। ठीक है। पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे पूछा जा रहा है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो किसके द्वारा जारी किया गया था? तो वह था सक्छत्रप रुद्रदमन। सक्छत्रप रुद्रदमन के द्वारा ही जारी किया गया था सबसे विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे पूछा जा रहा है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो किसके अभिलेख में मिलता है? तो रुद्रदामन के अभिलेख में मिलता है। किसमें? रुद्रदामन के अभिलेख में ही काव्य शैली का सबसे प्राचीनतम नमूना अभिलेख मिलता है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? ये था महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। कहाँ किया गया था? महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे पूछा गया है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कीजिए। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? किस अभिलेख में उपलब्ध है? ये प्रयाग के जो अभिलेख हैं उसमें उपलब्ध है। किसमें? प्रयाग के जो अभिलेख हैं उसमें उपलब्ध है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 आपसे पूछा जा रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि था? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक जो था हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? किस शासक का दरबारी कवि था? तो वो था समुद्रगुप्त। क्या था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। कौन? हरिसेन। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 से पूछा गया है, महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो दिल्ली स्थित जो लौह स्तंभ है उसका निर्माण किस सदी में हुआ था? वो 4वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? 4वीं सदी में उसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे पूछा जा रहा है, दिल्ली के महरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? दिल्ली में महरौली के कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो किसकी स्मृति में है? तो चंद्र के स्मृति में है। किसके? चंद्र के स्मृति में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54।
क्वेश्चन नंबर 54 में आपसे पूछा जा रहा है कि सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है, तो कहाँ मिलता है, ये हो जाएगा एरन अभिलेख। क्या हो जाएगा, एरन अभिलेख से ही सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 आपसे पूछा गया है कि एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है, ये हो जाएगा भानुगुप्त। किससे हो जाएगा, भानुगुप्त। तो एरन अभिलेख किससे संबंधित है, कौन से शासक से, तो भानुगुप्त से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 में आपसे पूछा गया है ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था, तो कौन से किस शासक का दरबारी कवि था, तो पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था कौन, रवि कीर्ति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 में आपसे पूछा जा रहा है कि हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य में संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है, कहाँ से मिलती है, तो ऐहोल अभिलेख से मिलती है। किससे, ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 आपसे पूछा जा रहा है कि कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है, तो किस लेख में हुआ है, तो ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ है। ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में ही कालिदास के नाम का उल्लेख हुआ है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 में आपसे पूछा गया है कि अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया, तो राजा राज प्रथम ने ही उसका सूत्रपात किया था। ठीक है। तो राजा राज प्रथम इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है, तो कौन सा अभिलेख था, तो वो था उत्तर मेरू अभिलेख। उत्तर मेरूर अभिलेख। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 में आपसे पूछा जा रहा है भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ, ये हुआ था भारत में सिक्कों का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में। कब हुआ था, 600 ईसा पूर्व में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा जा रहा है भारत में प्राचीनतम मुद्रा जाना जाता है, तो भारत में जो है सबसे प्राचीनतम मुद्रा किस नाम से जाना जाता है, तो है आहत सिक्के। क्या है, आहत सिक्के के नाम से सबसे प्राचीनतम सिक्का जो है भारत में वो जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 में आपसे पूछा गया है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई, तो भारत में जो है सर्वप्रथम सोने की मुद्रा जो चलाई थी वो चलाई थी इंडो बैक्ट्रियन ने। किसने चलाई थी, इंडो बैक्ट्रियन ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। यहाँ क्या बोला है, शुद्ध सिक्के सबसे ज्यादा जारी कौन किया, तो वो हो जाएगा हमारा कुषाण शासक। कौन हो जाएगा, कुषाण शासक। यहाँ बोला है सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के। शुद्ध सिक्के जैसे बोलेगा तो हम कुषाण मार देंगे, क्या हो जाएगा, कुषाण शासक के द्वारा ही भारत में सर्वाधिक शुद्ध सिक्के सोने के जारी किए गए। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 में आपसे पूछा जा रहा है कि सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने हैं।
ठीक है। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो सातवाहनों के समय का मुद्रा के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो थे सीसा के बने हुए। किससे थे? सीसा के बने हुए सर्वाधिक मुद्रा उसमें प्रचलन में थे। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? यहाँ पे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? तो बड़े पैमाने पर सबसे ज़्यादा किसने चलाई थी? वो चलाई थी कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों ने ही सबसे बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में आपसे पूछा जा रहा है कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस शासन काल में जारी किए गए? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस शासन काल में जारी किए गए? तो सोने के सर्वाधिक सिक्के किस शासन काल में जारी किए गए थे? तो वो किए गए थे गुप्त काल में। कब किए गए थे? गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले थे? कौन सा स्थल ऐसा है जहाँ से रोमन सिक्का मिला था? वो था अरिकमेडु। क्या था? अरिकमेडु से ही रोमन सिक्के मिले थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में आपसे पूछा जा रहा है, भीमबेटका। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका कहाँ पे स्थित है? भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और वो गुफाओं के चित्र, शैल चित्र के लिए, यानी कि उसके जो पत्थरों पे जो चित्रकारी किया गया है उसके लिए वो प्रसिद्ध है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में आपसे पूछा जा रहा है कि प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? तो प्राचीन काल में जो भारत के लोग हैं बर्मा को सुवर्ण भूमि के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? सुवर्ण भूमि के नाम से जानते थे प्राचीन काल में। लेकिन अगर अभी की बात करें कि भारत के लोग अभी बर्मा को किस नाम से जानते हैं, तो हो जाएंगे म्यांमार के नाम से बर्मा को हम लोग जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में आपसे पूछा गया है कि अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट कहाँ पे स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार एग्जाम में ये पूछे जा रहे हैं कि अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है। तो अंकोर वाट का जो मंदिर है वहाँ कहाँ स्थित है? तो वो हो जाएगा हमारा कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में आपसे पूछा गया है कि प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? तो किस भाषा में रचित है? तो वो है हमारा लैटिन भाषा में। किस भाषा में रचित है? तो लैटिन भाषा में प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री जो है रचित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में आपसे पूछा जा रहा है, चचनामा सिंध का इतिहास है। चचनामा क्या है? चचनामा जो है सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो चचनामा बता दिया है कि सिंध का इतिहास है, लेकिन आपसे पूछा गया है कि मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है। तो किस भाषा में लिखा गया है? तो अरबी भाषा में लिखा गया है चचनामा। किस भाषा में लिखा गया? अरबी भाषा में लिखा गया है चचनामा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो किसका व्यवसाय था? मागध का व्यवसाय था। किसका? मागध का व्यवसाय हुआ करता था कि इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ वो लोग कर लेते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में आपसे पूछा जा रहा है कि चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी।
चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो सुंग युन ने जो है भारत की यात्रा की थी 518 ईस्वी से लेकर के 522 ईस्वी के बीच में। 518 ईस्वी से लेकर के 522 ईस्वी के बीच में ही चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में आपसे पूछा जा रहा है कि महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ? तो महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ? तो किस अभिलेख में हुआ था? तो यह हुआ था पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख में। किसमें हुआ था? पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख में ही 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख हुआ था। किसमें? पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 77 में। क्वेश्चन नंबर 77 में आपसे पूछा जा रहा है रवातक अभिलेख संबंधित है। रवातक अभिलेख संबंधित है, तो पूछ रहा है कि रवातक अभिलेख जो है वो किससे संबंधित है? किससे संबंधित हो जाएगा? वो हो जाएगा कनिष्क से। क्या हो जाएगा? कनिष्क से संबंधित है रवातक अभिलेख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 78 में कि भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो भारतवर्ष के लिए इंडिया का प्रयोग सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वो क्या था? हेरोडोटस ने। किसने कहा था? हेरोडोटस, द फादर ऑफ हिस्ट्री। कौन थे? द फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में आपसे पूछा जा रहा है किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित किया? उद्वाचित मतलब होता है ट्रांसलेट करना। उद्वाचित मतलब क्या होता है? ट्रांसलेट करना। तो किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित किया? तो वो थे कौन? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप, और जेम्स प्रिंसेप ही थे जिन्होंने कि अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। और अशोक के अभिलेख किसमें हुआ करते थे? तो ब्राह्मी लिपि में ही अशोक के अभिलेख, अधिकतर अभिलेख जो है अशोक के ब्राह्मी लिपि में ही पाए गए थे। तो इसका जो उद्वाचित किया था ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को कौन किया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं कौन सा लिपि लिखी जाती है? तो वो लिखी जाती है खरोष्टी लिपि। कौन सा? खरोष्टी लिपि जो है दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन था और इसके जो अगले चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 3, उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।